नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं पालिनो आईएएस में। तो दोस्तों, आज से हम हमारा पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं और जो पहला सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो आइए इसके पहले टॉपिक के ऊपर हम चढ़ते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का इतिहास। तो आप में से कई कैंडिडेट के मन में ये आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो एक बोरोड डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक वो बोरोड डॉक्यूमेंट है। बोरोड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि इसके कई सारे प्रोविजंस दूसरे तमाम देशों से भी लिए गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ प्रोविजंस ऐसे एक्ट से भी लिए गए हैं जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पर इनेक्ट किए गए थे। तो जब ब्रिटिश राज की बात आती है तो हमें ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि कौन कौन से एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने इनेक्ट किए थे और इनके इनेक्टमेंट के पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो एक्ट्स पास किए थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के पर्पज़ से किए थे। तो ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने संविधान का इतिहास पढ़ने की ओर ले जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके आगे की क्या कहानी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो यह एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर भारत आई थी। ये एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर भारत आई थी। भारत आने के लिए जो परमिशन या लाइसेंस उस टाइम पे लगता था वो इन्हें किंग या क्वीन के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसको कि हम कहते हैं रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर मतलब ये एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड लाइसेंस हुआ करता था। देखिए दोस्तों, एक बात पे गौर करना कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी या तमाम यूरोपियन कंपनियां इंडिया आए थे, भारत आए थे, तब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के साथ ट्रेड करते करते इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ इन्होंने खूब वेल्थ एक्यूमुलेट की। एक टाइम आता है कि इस ट्रेड के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जब खूब प्रॉफिट कमा लेती है, खूब वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेती है, अभी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों, और इसका मेजर इन्वेस्टमेंट होता है मिलिट्री एडवांसेस में। किसमें? मिलिट्री एडवांसेस में। मिलिट्री एडवांसेस में मतलब ये अब अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब ये मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करती है, ये अब लोकल गवर्नमेंट में दखल देना शुरू कर देती है, जिससे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से चलाने में लोकल रूलर्स को परेशानी होना शुरू हो जाती है। इसके चलते क्या होता है, समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल रूलर्स के बीच जो है फ्रीक्वेंट क्लैश शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक क्लैश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डिसिसिव प्रूव होता है, जिसको कि हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764। यूँ तो हम हिस्ट्री पढ़ने के दौरान अच्छे से समझेंगे, मगर एक थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं इसका देना चाहूँगा, जिससे कि आपको और चीज़ें जो आने वाली जो चीज़ें हैं वो और ठीक तरीके से क्लियर हो। देखिए, 1763 में 1763 में क्या होता है, क्लैश शुरू होता है नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये क्लैश क्यों होता है? ये होता है दस्तक के मिसयूज़ के लिए। दस्तक क्या होता है दोस्तों? दस्तक दस्तक एक ट्रांजिट ड्यूटी पास होता है या तो परमिट होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से इस दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो नवाब होता है, नवाब ऑफ बंगाल, उसके रेवेन्यू में बहुत गिरावट शुरू होती है, लॉस उसको होता है।
ठीक है। तो एक टाइम आता है जब ये क्लैशेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं और जो है नवाब ऑफ बंगाल को एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म करने की नौबत आ जाती है। अब इस कॉन्फेडरेसी में कौन कौन होता है? इस कॉन्फेडरेसी में नवाब ऑफ अवध होते हैं, जिनका नाम होता है शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये तीनों मिलके एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। मगर होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्सेस हैं वो इस तीनों कॉन्फेडरेसी की कंबाइंड फोर्स को हरा देती है। किसमें? बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है दोस्तों, ये बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद भारत का इतिहास जो है वो एक अलग डायरेक्शन में लिखे जाने की पहल उसमें शुरू हो जाती है। देखिए, ये बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक डिसिसिव रोल जो है, इतनी डिसिसिव रोल इसलिए प्रूव होती है क्योंकि इसमें खुद मुगल एम्परर पराजित हो जाता है। तो अब क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर की टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर से, शाह आलम टू से फरमान के द्वारा, याद रखिएगा, फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लेती है। दीवानी राइट्स से मतलब अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स और सिविल रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अथॉरिटी ट्रांसफ़र होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के तौर पे उभरती है। दोस्तों, टेरिटोरियल पावर क्या है? तो इसको हम लेमैन्स टर्म में एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक ऐसा कोई जियोग्राफिकल एरिया जो किसी अन्य गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आ जाए या ले लिया जाए और जो उस ज्योग्राफिकल एरिया की गवर्निंग अथॉरिटी बन जाए, उसको हम टेरिटोरियल पावर की परिभाषा दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब क्या होता है, टेरिटोरियल पावर तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, दीवानी राइट्स उसको मिल गई। अब क्या होता है, बाय द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। डाउनफॉल किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। टेरिटोरियल पावर बनने के बाद और दीवानी राइट्स अपने नाम करवाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्निंग प्रोसेस में ना उसके ऑफिसर्स माल प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, गवर्निंग प्रोसेस में, गवर्नेंस में उसके जो ऑफिसर्स हैं वो माल प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं और इतना करप्शन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद डेट ट्रैप हो जाती है, मतलब कर्जे में डूब जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ इसके जो ऑफिसर्स हैं वो इतने रिच हो जाते हैं कि कुछ ऑफिसर्स उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, अब यहाँ से एक चेंज डेवलप होता है। क्या चेंज होता है कि अब क्या होता है, अब अपने डेथ से उठने के लिए, अब अपने कर्जे से उठने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प मांगती है। किस तरीके की हेल्प मांगती है? फाइनेंशियल हेल्प मांगती है। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट पे नाउ दिस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो शॉक में आ जाती है। क्यों? क्योंकि भैया जिस ट्रेडिंग कंपनी को रॉयल चार्टर के माध्यम से भारत भेजा गया ट्रेड करने के पर्पज़ से और प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से, वह कंपनी अब बोल रही है कि वो कर्जे में चली गई। और दूसरी तरफ उसके जो ऑफिसर्स हैं वो इतने रिच हो गए कि अब वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में शुमार हो गए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिटेलिएशन अप्रोच अपनाती है। ठीक है, रिटेलिएशन अप्रोच क्या होती है, और इसी रिटेलिएशन मेथड में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की पॉलिसी अपनाती है। ये सारे एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इनैक्ट किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ईस्ट इंडिया
कंपनी एक्ट्स, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स, जिनका ये एक्ट जो कि 1773 से 1853 तक इनेक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से एक्ट होते हैं? ये होता है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, फिर 4 जो है चार्टर एक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये चार्टर एक्ट्स कब कब आते हैं? पहला चार्टर एक्ट आता है अपना 1793 में, दूसरा आता है 1813 में, तीसरा आता है 1833 में, और जो चौथा है वो आता है 1853 में। इन एक्ट्स में दरअसल क्या किया जाता है? इन एक्ट्स के थ्रू जो चार्टर है, मतलब जो लाइसेंस है, उसकी प्रोविजंस को रिव्यू किया जाता है, और वो रिव्यू हर 20 साल में हर अलग अलग एक्ट्स के थ्रू किया जाता है। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान को लिखे जाने के संदर्भ में उसका एक बेसिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वो सारे एक्ट्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के पर्पज़ से इनेक्ट किए थे, और जानेंगे उनके प्रोविजंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ अरिस्टोटल साहब की एक पंक्ति है जो कहती है कि हमें अपना काम और हमें अपने काम को इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे हमें उससे खुशी मिले, और तभी हम अपना काम को प्रवीणता से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों।